ये कार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले बात कर रहे हैं इसमें अम्लीय प्रकृति के बारे में, यानी जो कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिया RCOO और H और इसको क्या किया मैंने, जल में घोला, तो क्या बनेगा यहाँ पे क्या हो जाता है, जल में घुलने पे टूट जाएगा और क्या बनाएगा RCOO नेगेटिव और H3O पॉजिटिव बनाएगा। क्लियर है, क्या बनाएगा, RCOO नेगेटिव और H3O पॉजिटिव बनाएगा। इसका कारण क्या है, कारण देते हुए कारण है इसका क्यों टूट जाते हैं जल में घुलने पर। देखो क्या होता है, RCOO और O और H, क्लियर है। इसको जैसे ही मैंने क्या किया, जल में घोला, क्या किया, जल में घोला, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये जो बॉन्ड होता है वो होता है अधिक ध्रुवीय बंध होता है। क्या होता है, अधिक ध्रुवीय बंध। ध्रुवीय बंध क्या होता है, यानी ऑक्सीजन है अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है और अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है तो ये ऑक्सीजन है इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा, अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, यानी हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, आसानी से बाहर हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से आसानी से बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यानी इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो किधर खिसके हुए रहते हैं, ऑक्सीजन की तरफ खिसके हुए रहते हैं। तो यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, यानी यहाँ पे बनेगा RCOO और नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। ये RCOO नेगेटिव होता है, कार्बोक्सिलेट आयन होता है, वो क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। क्यों स्थायी होता है, इसका कारण देखो, ये इसलिए स्थायी होता है क्योंकि RCOO नेगेटिव में अनुनाद पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रेजोनेंस पाया जाता है। देखो जैसे रेजोनेंस कैसे पाया जा रहा है, यहाँ पे RCOO और O नेगेटिव, यहाँ से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया और ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, इधर शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और इस कार्बन पे क्या, इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा आपका R कार्बन, फिर यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में खींच लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन। अब ये वापस से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी आ सकता है और फिर से ये बॉन्ड टूटेगा, तो मतलब ये माइनस का चार्ज है वो ऑक्सीजन पे कभी इधर और कभी इधर, यानी डबल बॉन्ड है वो कभी इधर आएगा कभी इधर आएगा। तो ये क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड की आपस में क्या हो रही है, यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है। तो ये क्या दर्शा रहे हैं, आपस में अनुनाद दर्शा रहे हैं, यानी रेजोनेंस दर्शा रहे हैं। और रेजोनेंस के कारण क्या होता है, ये कार्बोक्सिलेट आयन होता है वो अधिक स्थायी होता है। क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। और बाहर क्या हो जाता है इसमें से, और बाहर हो जाता है H3O पॉजिटिव। अब देखो, अगर मैं इसकी अनुनादी संकर अवस्था बनाना चाहूँ तो क्या बनेगी, अनुनादी जो संकर अवस्था बनेगी इसकी, वो बनेगी आपकी RCOO। क्या है, दोनों तरफ ऑक्सीजन है और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आया था वो कहाँ पे आया था, एक तो यहाँ पे आया था डबल बॉन्ड और एक बार यहाँ पे आया था, और जो नेगेटिव चार्ज आया था वो कहाँ पे आया था, इस नेगेटिव ऑक्सीजन पे आया था और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया था। तो मैं इस नेगेटिव चार्ज को आंशिक नेगेटिव के साथ यहाँ बीच में दर्शा रहा हूँ, यानी ऊपर भी आया था नेगेटिव चार्ज और नीचे भी आया था। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी अनुनादी संरचना क्या हो जाएगी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाएगी। दोबारा सुनो, RCOOH होता है वो अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। क्यों, इसका कारण है कि इसमें क्या पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में अनुनाद पाया जाता है। कार्बोक्सिलेट आयन में क्या पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है, और अनुनाद के कारण यह क्या होता है, स्थायी होता है। यानी अनुनाद कैसे पाया जाएगा, RCOO और नेगेटिव, यहाँ से क्या होगा, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, टूटेंगे, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और फिर से ये नेगेटिव क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या है, आपस में क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है, यानी बॉन्ड की जब शिफ्टिंग हो रही है तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस दर्शा रहा है, यानी डबल बॉन्ड कभी इधर और कभी इधर। तो रेजोनेंस के कारण ये क्या होता है, अधिक स्थायी होता है, और जो इसकी अनुनादी संरचना बनती है वो इसकी अनुनादी संरचना बनेगी आपकी ये। अगर मैं इसको आपको दर्शाना चाहूँ जो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से अगर मैं इसको दर्शाना चाहूँ तो क्या बनेगा यहाँ पे, यानी कि स्थिरांक कांस्टेंट, यानी उपरोक्त समीकरण के लिए अगर मैं देना चाहूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका, उपरोक्त समीकरण के लिए, उपरोक्त समीकरण के लिए ये रिएक्शन थी अपनी ये वाली,
तो क्या होता है, द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से क्या होता है, यानी द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम कहता है कि उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। तो उत्पाद क्या है यहाँ पे RCOO नेगेटिव और वहाँ पे क्या है H3O पॉजिटिव, और उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, ये जो स्थिरांक है वो मैं जलीय माध्यम ले रहा हूँ यानी एक्वस। ये हो गई आपकी उत्पाद की सांद्रता, यानी ये है RCOO नेगेटिव और H3O पॉजिटिव, और अभिकारक की सांद्रता क्या है RCOOH और H2O। ये होता है आपका द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से। ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं हम, H2O को इधर ले लेते हैं, के एक्वस माध्यम है, और यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, H2O को इधर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका दोबारा से RCOO नेगेटिव और H3O पॉजिटिव, और नीचे क्या बच गया आपका RCOOH। क्लियर है, ये हो गया आपका अम्लीय प्रकृति, यानी RCOOH अम्लीय प्रकृति क्यों दर्शाते हैं, जल में घुलने पर H+ आयन क्यों देते हैं, तो इसका कारण हो गया आपका रेजोनेंस। क्या कारण है, रेजोनेंस। नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहाँ पे नोट डाल के आप लिख सकते हो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। क्या बनता है, नोट डाल के लिख सकते हो नीचे, कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, जिसके कारण यह क्या होता है, स्थायी होता है। क्या होता है, स्थायी होता है, जो अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है, जो अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है, जो अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है। क्लियर है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, और यह स्थायी हो जाता है। किसके कारण स्थायी होता है, यह इसके कारण अनुनाद के कारण क्या हो जाता है, ये स्थायी हो जाता है। ये हो गया आपका अम्लीय प्रकृति। मैं सेकंड पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं, यानी ROH और RCOOH की अम्लीय प्रकृति की तुलना। सेकंड है आपका ROH और RCOOH की अम्लीय प्रबलता की तुलना, यानी इन दोनों में से कौन अधिक प्रबल होता है, यानी किसकी अम्लीय प्रबलता अधिक है। यहाँ पे देखो RCOOH ROH से अधिक अम्लीय होता है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है एल्कोहल से क्या होता है, अधिक अम्लीय होता है। इसका कारण क्या है, क्यों होता है ये अधिक अम्लीय, इसका कारण लिख सकते हो आप, क्योंकि जो RCOOH होता है यह कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है। कार्बोक्सिलेट आयन होता है वो अनुनाद के कारण क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है, लेकिन ROH में अनुनाद नहीं पाया जाता है, इसलिए यह क्या होता है, RCOOH की तुलना में कम अम्लीय होता है। तो ध्यान रखना, RCOOH अधिक अम्लीय होता है और ROH कम अम्लीय होता है, क्योंकि ROH में अनुनाद नहीं पाया जाता है, जबकि RCOO नेगेटिव में क्या पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है। इसका कारण देखो, यहाँ पे मैं रिएक्शन के माध्यम से बताता हूँ उसको। RCOOH ये क्या करेगा, H+ आयन त्यागेगा, यानी क्या बनेगा, ये कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा, और H+ आयन क्या कर दिया, यहाँ से त्याग दिया इसने। यहाँ पे लिख सकते हो आप, अनुनाद के कारण क्या हो जाएगा, ये स्थायी हो जाएगा। और ये भी क्या करेगा, ROH है वो क्या करेगा, यहाँ से जैसे ही हाइड्रोजन त्यागेगा नेगेटिव और H+ इसने त्यागा, तो इसमें कोई अनुनाद नहीं पाया जाएगा, लेकिन इसमें क्या पाया जा रहा है, अनुनाद पाया जा रहा है। अनुनाद कैसे पाया जाएगा, अभी अभी बताया था, RC≡O और O नेगेटिव, यानी डबल बॉन्ड इधर आएगा, क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, और ये ऑक्सीजन है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ से बनेगा आप लोगों का RCO नेगेटिव, और यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, इधर आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन फिर से कहाँ आएंगे, इधर आएंगे। मतलब इनमें क्या पाया जा रहा है, अनुनाद पाया जा रहा है, और अनुनाद के कारण कार्बोक्सिलेट आयन क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं, जबकि ROH में RO नेगेटिव में अनुनाद नहीं पाया जाता है। इसका कारण आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लो, अनुनाद पाए जाने के कारण, RCOO नेगेटिव में अनुनाद पाए जाने के कारण, अनुनाद
पाए जाने के कारण, और यहाँ पे लिख सकते हो आप, इसमें अनुनाद नहीं पाया जाता है, यानी RO नेगेटिव में अनुनाद, RCOO नेगेटिव अनुनाद ना दिखाने के कारण, अनुनाद ना दर्शाने के कारण, अनुनाद ना दर्शाने के कारण, क्या अनुनाद ना दर्शाने के कारण कम स्थायी होता है। क्या होता है? कम स्थायी होता है। क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से, ROH और RCOOH में अधिक स्थायी कौन सा होता है। इसमें मैं कह सकता हूँ कि RCOOH नेगेटिव है, वो क्या है, अनुनाद दर्शाएगा, लेकिन RO नेगेटिव अनुनाद नहीं दर्शाता है। अनुनाद ना दर्शाने के कारण ये क्या होता है, कम स्थायी होता है। और ये क्या दर्शाता है, अनुनाद दर्शाता है, और अनुनाद दर्शाने के कारण क्या होता है, ये अधिक स्थायी होता है। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, फिनोल व ROH की प्रबलता की तुलना। नेक्स्ट बात करने वाले हैं फिनोल व RCOOH की अम्लीय प्रबलता की तुलना, यानी फिनोल और RCOOH में कौन अधिक अम्लीय होता है। तो सबसे पहले याद रखना है, RCOOH में क्या पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है, और फिनोल की बेंजीन रिंग में भी क्या होता है, अनुनाद पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रेजोनेंस पाया जाता है। अब देखो, इसमें यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है यहाँ कि यदि ऋणावेश अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु पर लगा हुआ है, यदि ऋणावेश अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु पर लगा हुआ है तो संरचना क्या होती है, स्थायी होती है। यदि इसका उल्टा हो जाए तो संरचना क्या होगी, अस्थायी होगी। दोबारा सुनो, यानी यदि ऋणावेश अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु पर लगा हुआ है तो वह संरचना स्थायी होती है, और यदि इसका उल्टा हो जाए, यानी ऋणावेश कम ऋण विद्युतीय परमाणु पर लगा हुआ है तो संरचना क्या होती है, अस्थायी होती है। तो यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को, जैसे ही RCOOH नेगेटिव है, जैसे इसमें क्या पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है, ये क्या करेगा, H+ आयन त्यागेगा, और जैसे ही H+ आयन त्यागेगा तो क्या होगा, रिएक्शन क्या होगी इसकी, RCOOH, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, H+ बाहर निकल जाएगा और बनेगा RCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। क्लियर है। अब RCOO नेगेटिव में क्या पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है, ये बता चुका हूं मैं। यानी जैसे RCOO और नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा, आगे बनेगा, ये नेगेटिव इधर आएगा और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो यहाँ पे बनेगा आपका RCO पे नेगेटिव और डबल बॉन्ड O, फिर से ये नेगेटिव इधर आएगा, यानी अनुनाद क्या पाया जा रहा है इसमें, डबल बॉन्ड की क्या हो रही है, यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है, और इस अनुनाद के कारण ये RCOO नेगेटिव है, क्या है, RCOO नेगेटिव, यानी कार्बोक्सिलेट आयन, ये क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। अगर मैं फिनोल की बात करता हूं, अनुनाद तो क्या पाया जाता है, फिनोल में भी पाया जाता है, लेकिन अभी मैंने एक लाइन बताई थी कि यदि ऋणावेश अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु पर लगा हुआ है तो संरचना स्थायी होती है, यदि ऋणावेश कम ऋण विद्युतीय परमाणु पर लगा हुआ है तो संरचना क्या होती है, अस्थायी होती है। तो यहाँ पे ध्यान देना है। मैं फिनोल की बनाता हूँ अभी, ये है आपकी फिनोल OH, जब बेंजीन रिंग पर क्या हो, हाइड्रोक्सी OH हो, ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, फिनोल की होती है। ये क्या करेगा, यहाँ से H+ आयन त्यागेगा, यहाँ से जैसे ही ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज, क्या आएगा, नेगेटिव, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये है आपकी बेंजीन रिंग। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, तो इसलिए क्या है, इस पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब मैं इसकी क्या दर्शाता हूँ, अनुनादी संरचना दर्शाता हूँ, यानी रेजोनेंस दर्शाता हूँ इसका। रेजोनेंस देखो, रेजोनेंस के लिए क्या होगा, देखो ये आपकी बेंजीन रिंग, ये क्या है, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में मैंने डबल बॉन्ड दर्शाया यहाँ पे, और ऊपर क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। क्या है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं,
और इसके पास क्या है, नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बेंजीन रिंग में क्या होता रहेगा, रोटेट होता रहेगा, क्या करेगा, घूमता रहेगा। तो ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे जो नेगेटिव चार्ज है, यानी ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, कहाँ आएगा, इस बेंजीन रिंग की तरफ आएगा। बेंजीन रिंग के इस कार्बन की तरफ जैसे ही यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अधिक होगी तो यहाँ से ये बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। जैसे ही यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड है यहाँ पे और एक बॉन्ड यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे ऊपर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स बच गए आपके ये, और नेगेटिव चार्ज कहाँ गया, इधर आया। तो यहाँ पे देखो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ और इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से आए हैं, लोन पेयर आए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और यहाँ पे क्या हुआ है, ये बॉन्ड टूटा था तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए थे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आया, नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, इधर शिफ्ट होगा, और ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पहुंच जाएगा, पैरा पोजीशन पर पहुंच जाएगा। तो पैरा पोजीशन पर जैसे ही जाएगा तो क्या बनेगा आपकी नेक्स्ट, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ से नेगेटिव चार्ज है आगे शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई तो यहाँ पे एक ऑलरेडी है डबल बॉन्ड, और ऊपर क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर से। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ये आगे शिफ्ट होगा इधर की साइड, और इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस कार्बन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो आगे बना आपका, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग से आगे क्या हुआ, ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये चार्ज नेगेटिव इधर आ जाएगा, तो ऊपर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। क्लियर है। अब क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज है आगे शिफ्ट होगा, आगे की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये बॉन्ड क्या होगा, इस कार्बन से और ऑक्सीजन के मध्य से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी ऑक्सीजन है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा, वापस से अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो ये आगे क्या बनेगा आपका, आगे बना आपका यहाँ पे है डबल बॉन्ड, और यहाँ से जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, और यहाँ पे ऊपर क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं, और जैसे ही बॉन्ड टूटा तो यहाँ से ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लिया, अपनी तरफ आकर्षित किया, तो वापस से क्या आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस फर्स्ट स्ट्रक्चर में और लास्ट वाली में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है बस, इसमें क्या हुआ है, डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो क्या हो गई, यहाँ पे चेंज हो गई। तो ये आपकी किसकी बन गई, अनुनादी संरचना, ये बन गई आपकी फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना। मैंने कहा था RCOO और फिनोल में से कौन अधिक अम्लीय होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि RCOO नेगेटिव अनुनाद के कारण क्या होता है, स्थायी होता है। अनुनाद इसमें भी पाया जा रहा है और अनुनाद इसमें भी पाया जा रहा है, लेकिन इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट थी, क्या थी, जब ऋणायन अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु पर लगा हुआ है तो वह अधिक स्थायी संरचना होती है, और यदि उसका विपरीत हो जाए यानी उसका उल्टा हो जाए तो वह अस्थायी संरचना हो जाती है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो 2 बार आ रहा है ऑक्सीजन परमाणु पे, और लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन परमाणु जो नेगेटिव चार्ज है, ऋणायन है, ऑक्सीजन परमाणु पर कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। कितनी बार, 2 बार आ रहा है। और कार्बन परमाणु पर कितनी बार आ रहा है, नेगेटिव चार्ज 3 बार आ रहा है। तो यहाँ से ध्यान रखना है, यानी नेगेटिव चार्ज कम ऋण विद्युतीय परमाणु पर आ रहा है, इसलिए यह जो ये फिनोक्साइड आयन की संरचना होती है, यानी फिनोल होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, कम स्थायी हो जाता है। क्लियर है, क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि ऋणायन यदि अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु पर लगा हुआ है तो वह संरचना अधिक स्थायी होगी। यहाँ पे जो ऋणायन था, दोनों बार नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन परमाणु पर लगा हुआ है, और ऑक्सीजन परमाणु क्या होता है, अधिक ऋण विद्युतीय होता है। लेकिन यहाँ पे जो ऋणायन था, 2 बार तो ऑक्सीजन परमाणु पे है और 3 बार कहाँ पे है, कार्बन परमाणु पर है, तो ये संरचना क्या हो जाएगी, आपकी अस्थायी हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, इन दोनों में से स्थायी कौन सा होता है, इन दोनों में से किसकी अम्लीय प्रबलता अधिक होती है, इन दोनों में से अम्लीय प्रबलता होगी RCOO नेगेटिव, यानी RCOOH की जो अम्लीय प्रबलता होगी वो फिनोल से क्या होगी, अधिक होगी। क्लियर है, इस लाइन को आप लिख सकते हो यहाँ पे, यहां लिखना है आपको, यदि ऋणावेश
यदि ऋणावेश अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर लगा हुआ है तो संरचना अधिक स्थायी होगी, तो संरचना अधिक स्थायी होगी। क्या होगी? तो संरचना अधिक स्थायी होगी, परंतु इसका उल्टा होने पर संरचना, परंतु इसका उल्टा होने पर संरचना अस्थायी होगी। संरचना अस्थायी होगी। क्या होगी? संरचना अस्थायी होगी। ध्यान दो, एक बार और समझाता हूं फिनोक्साइड आयन को। ये जो नेगेटिव चार्ज है कहां पे आएगा? बेंजीन रिंग पे, क्योंकि बेंजीन रिंग होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है। तो बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? बेंजीन रिंग की तरफ क्या होंगे? आकर्षित होंगे। तो जैसे ही बेंजीन रिंग की तरफ आकर्षित होंगे तो यहाँ से ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा, और यहाँ से ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हैं इधर शिफ्ट हुए, और यहाँ से ये जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे क्या बन गया? डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। और यहाँ से नेगेटिव चार्ज था एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था वो कहाँ आ गया? इधर आ गया। तो यहाँ से जो चार्ज था वो क्या हो गया? खत्म हो गया। से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अब आगे क्या करेगा? मूव करेगा, और कहाँ जाएगा? पैरा पोजीशन पाएगा। पैरा पोजीशन के बाद कहाँ जाएगा? फिर से ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा, और ऑर्थो पोजीशन से आगे जैसे ही मूव करेगा तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य से क्या करेगा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों के वापस से क्या कर लेगा? अपनी तरफ आकर्षित करेगा। आकर्षित करेगा तो क्या बन जाएगा? वो नेगेटिव बन जाएगा। पहली और जो लास्ट पोजीशन है उनमें क्या हो रही है? डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है, बाकी का क्या है? सेम है। तो ध्यान रखना है, ये क्या दर्शा रहे हैं? आपस में अनुनादी संरचना दर्शा रहे हैं। ये किसकी अनुनादी संरचना होगी? आपकी फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना होगी। क्लियर है? अभी नेक्स्ट बात करते हैं, इसका कारण लिखते हैं हम कि जो RCOOH है ये फिनोल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों? क्वेश्चन करके लिख लेते हैं हम। आगे क्वेश्चन करके लिखते हैं। ये आपका RCOOH फिनोल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों? इसका कारण मैं बता चुका हूं फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना में, क्योंकि ऋणावेश परमाणु जिस कारण ऋणावेश परमाणु यदि ऑलरेडी अधिक ऋणात्मक परमाणु पर जुड़ा हुआ है तो वह अधिक स्थायी होगा, और यदि इसका उल्टा हो जाए तो वह क्या होगा? आपका अस्थायी होगा। तो देखो RCOOH फिनोल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों? RCOO नेगेटिव आयन में ऋणावेश होता है, वो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु ऑक्सीजन पर होने के कारण RCOO नेगेटिव अधिक स्थायी अनुनादी संरचना बनाता है। क्या बनाता है? अधिक स्थायी संरचना बनाता है। यानी इसमें अनुनादी संरचना में जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों बार अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु पर आता है, जबकि फिनोक्साइड आयन की केवल 2 अनुनादी संरचनाओं में ऋणावेश ऑक्सीजन परमाणु पर होता है। यानी पहली वाली संरचना पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रहता है, और एक लास्ट वाली संरचना पे क्या रहता है? नेगेटिव चार्ज रहता है। तथा 3 अनुनादी संरचनाओं में कार्बन परमाणु पर होता है। जो नेगेटिव चार्ज होता है 3 अनुनादी संरचनाओं में नेगेटिव चार्ज कहाँ होता है? कार्बन परमाणु पर होता है। इसलिए फिनोक्साइड आयन क्या होता है? अधिक स्थायी नहीं होता है, और RCOOH होता है वो क्या होता है? अधिक स्थायी होता है। का फोर्थ, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। फोर्थ है आपका कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी प्रतिस्थापी जब जुड़े हुए होते हैं तो इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फोर्थ है कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव।
प्रतिस्थापियों का प्रभाव, क्या प्रतिस्थापियों का प्रभाव। तो बात करते हैं इसमें सबसे पहले, यदि कोई क्या जुड़ा हुआ हो, यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह उपस्थित हो, यानी -I प्रभाव, क्या -I प्रभाव, यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की उपस्थिति हो, समूह उपस्थित हो, या मैं बोल सकता हूं -I प्रभाव, तो यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह उपस्थित हो तो -I प्रभाव बढ़ता है, तो -I प्रभाव बढ़ता है तथा अम्लीयता भी बढ़ती है, तथा अम्लीयता भी बढ़ती है। अभी देखते हैं कि -I प्रभाव बढ़ने पर अम्लीयता किस प्रकार बढ़ती है। सबसे पहले मैं इनका एक एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल में है -I प्रभाव का क्रम, -I प्रभाव का क्रम, यानी जो -I प्रभाव में जो सबसे अधिक क्रियाशील होता है वो कौन सा होता है आपका, वो होता है CF3, इसके बाद होता है आपका NO2, इसके बाद होता है CN, क्या होता है CN, उसके बाद होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये होता है इसकी क्रियाशीलता का क्रम, यानी -I प्रभाव का क्या होता है, क्रम होता है। यानी ये सबसे अधिक क्या होता है, -I प्रभाव दर्शाता है। क्या दर्शाता है, सबसे अधिक -I प्रभाव दर्शाता है। ये इससे कम दर्शाता है और CN इससे भी कम दर्शाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या है, इस तरह से है। अब मैं देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे कोई एक ग्रुप जुड़ा हुआ है जी, मान लिया मैंने, ये कोई क्या है, ग्रुप है, और यहाँ से क्या जुड़ा हुआ है COO, और ये जुड़ा हुआ है आप लोगों का C+O और OH जुड़ा हुआ है। अब ये ग्रुप क्या है, -I प्रभाव दर्शा रहा है। -I प्रभाव का मतलब क्या होता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करना, आकर्षित करना। जैसे ही ये -I प्रभाव दर्शा रहा है, यानी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन से इन दोनों से क्या करेंगे, अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। यहाँ से क्या कर रहा है, बॉन्ड को आकर्षित कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, तो यहाँ से भी खींचेगा, यहाँ से भी खींचेगा, और यहाँ से भी क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा, तो जैसे ही कार्बन खींचेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर ऑक्सीजन से भी क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ऑक्सीजन से जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन परमाणु के बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा, अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। और जैसे ही ये आकर्षित करता है, तो यहाँ से जो H हाइड्रोजन होता है वो किसकी फॉर्म में बाहर हो जाता है, H+ की फॉर्म में क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। यानी जैसे ही -I प्रभाव लगा, यहाँ पे -I प्रभाव है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा, और जैसे ही आकर्षित कर रहा है तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ से आसानी से बाहर हो जाएगा, और H+ के रूप में क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। तो ये अम्लीयता दर्शा रहा है, और हम कहते हैं कि अम्लीयता क्या होती है, जो जितनी अधिक आसानी से H+ आयन दे देता है वह उतना ही अधिक अम्लीय होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर आसानी से निकल जाएगा। तो ये क्या होगा, अम्लीयता क्या होगी, बढ़ेगी। यानी जितना अधिक -I प्रभाव बढ़ेगा और अम्लीयता भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर -I प्रभाव में और अधिक कर देता हूं तो यहाँ पे अम्लीयता और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉनों को और तेजी से क्या करेगा, आकर्षित करेगा। अब मैं इसके लिए अम्लीय प्रबलता का क्रम बताता हूं। अम्लीय प्रबलता, देखो अम्लीय प्रबलता का बता रहा हूं। यहाँ पे मैं इनके एग्जाम्पल से लेता हूं। यहाँ पे कार्बन है, फ्लोरीन लगे हुए हैं, इससे कितने, 3, कितने फ्लोरीन है, 3, यानी 3 -I प्रभाव लगे हुए हैं इस कार्बन से। यहाँ पे CH2 और यहाँ पे है COOH। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे फ्लोरीन और फ्लोरीन की, और यहाँ पे लगा हुआ है एक ग्रुप लगा हुआ है NO2, और इससे लगा हुआ है CH2 और COOH, CH2 और COOH, और इससे भी ग्रुप लगा हुआ है CN,
CH2 और COOH, और इससे भी लगा हुआ है फ्लोरीन CH2 और COOH। आगे भी जुड़े हुए हैं इसी तरह से Cl CH2 COOH। क्लियर है। आगे भी हैं Br CH2 और COOH, और एक और जोड़ देता हूँ मैं I CH2 और COOH। यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को, यहाँ पे क्या है, एक इनकी क्रियाशीलता में लिखा चुका हूँ पहले, यानी इन सभी में सबसे अधिक क्रियाशील होता है, सबसे अधिक -I प्रभाव दर्शाता है, वो ये दर्शाता है। इसके बाद NO2, इसके बाद CN, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और इसी तरह से आयोडीन। जो सबसे कम -I प्रभाव दर्शाएगा वो क्या दर्शाएगा, I दर्शाएगा। यानी यहाँ पे सबसे कम दर्शाएगा ये, तो इसकी अम्लीयता यानी जो -I प्रभाव का सबसे कम दर्शाता है उसकी अम्लीयता भी क्या होगी, सबसे कम होगी। हम पहले लिख चुके हैं, यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह उपस्थित हो तो -I प्रभाव बढ़ता है तथा अम्लीयता भी क्या होती है, बढ़ती है। यानी -I प्रभाव बढ़ेगा तो अम्लीयता भी क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ पे देखो 3 -I प्रभाव लगे हुए हैं। क्या है, 3 -I प्रभाव हैं, यानी 3 क्या है, -I प्रभाव, यानी 3 -I प्रभाव हैं। यहाँ पे क्या है, NO2 इससे कम होता है, और यहाँ पे CN है, 1 -I प्रभाव है, और यहाँ पे NO2 है, ऑक्सीजन है, ये क्या है, 2 -I प्रभाव है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे 3 -I प्रभाव हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों को बहुत तेजी से क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। और इन जगह पे क्या है, एक -I प्रभाव लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, कम आकर्षित करेंगे। यहाँ पे 3 -I प्रभाव हैं, तो बहुत तेजी से क्या करेंगे, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेंगे और सबसे अधिक आसानी से क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे। और मैंने कहा था वह अम्लीयता क्या होती है, जो जितनी अधिक आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है वह उतना ही अधिक अम्लीय होता है। यहाँ पे 3 -I प्रभाव हैं, इसलिए हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, आसानी से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे NO2 इससे कम क्रियाशील होता है CF3 से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इससे कम क्रिया करेगा, यानी -I प्रभाव कम दर्शाएगा ये NO2, किसकी अपेक्षा, CF3 की अपेक्षा। यहाँ पे देखो 1 -I प्रभाव लगा हुआ है, 1 -I प्रभाव है, और यहाँ पे 3 -I प्रभाव हैं, तो इसकी अपेक्षा -I प्रभाव ये क्या करेगा, कम दर्शाएगा। क्लियर है। यहाँ पे फ्लोरीन है, इसके बाद फिर ये है, मतलब इनकी जो क्रियाशीलता का क्रम होगा वो इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है, किस तरह से, इस तरह से हो जाएगा। यानी -I प्रभाव का क्या होता है, जैसे जैसे -I प्रभाव बढ़ता जाएगा, यानी जैसे जितने अधिक -I प्रभाव होंगे अम्लीयता भी क्या होगी उसकी उतनी ही अधिक होगी। यहाँ पे 3 -I प्रभाव हैं, और यहाँ पे क्या है, 1 -I प्रभाव हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बी पॉइंट की बात करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की संख्या बढ़ने पर अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट है बी, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की संख्या बढ़ने पर, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की संख्या बढ़ने पर अम्लीय प्रबलता बढ़ती है, अम्लीय प्रबलता बढ़ती है। अब कैसे बढ़ती है, जैसे जैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है वो बढ़ेगा तो अम्लीयता भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे CH3COOH। इससे पहले आपको समझना है यहाँ पे CH2COOH, फिर बढ़ाया मैंने 2 Cl लगाए यहाँ पे Cl, CH2, Cl और COOH, और यहाँ पे क्या किया मैंने Cl, Cl और Cl। यहाँ पे कितने लगाए, 3 Cl लगाए मैंने यहाँ पे, और COOH। यहाँ पे देखो 1 -I प्रभाव लग रहा है, यानी क्या है, 1 -I प्रभाव लग रहा है। और 1 -I प्रभाव है तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। क्या कर रहा है, 1 -I प्रभाव अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर ऑक्सीजन तक पहुँचेंगे, और ऑक्सीजन क्या करेगा, बहुत कम हाइड्रोजन से आकर्षित करेगा।
क्योंकि यहाँ से इतना फोर्स नहीं लग रहा है एक। यहाँ पे मैंने क्या किया, अब 2 माइनस आई प्रभाव लगा दिए। यहाँ पे 1 माइनस आई प्रभाव इधर है और 1 माइनस आई प्रभाव इधर है। अब ये 2 माइनस आई प्रभाव लग के दोनों बल लगा रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहे हैं। तो यहाँ से इसकी अपेक्षा अधिक आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, यानी ऑक्सीजन से और आकर्षित करेगा। और जैसे ही ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन से बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अधिक तेजी से आकर्षित करेगा। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ से आसानी से बाहर हो जाएगा, यानी और अधिक आसानी से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे 3 माइनस आई प्रभाव लगे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, बहुत तेजी से आकर्षित करेगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी बाहर निकल जाएगा। यानी इन सभी में से हाइड्रोजन को किसमें सबसे अधिक बाहर निकलेगा, सबसे जल्दी बाहर निकलेगा इस वाले में से, क्योंकि यहाँ पे 3 माइनस आई प्रभाव हैं और 3 माइनस आई प्रभाव हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। 3 क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तो यहाँ से जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसकी तरफ आकर्षित होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं ये माइनस आई प्रभाव। तो कार्बन फिर ऑक्सीजन से भी आएंगे और OH से भी आएंगे, यानी जैसे ही ऑक्सीजन पे पहुंचेंगे तो ऑक्सीजन क्या करेगा, जैसे ही इस पे फोर्स लग रहा है माइनस आई प्रभाव का, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को बहुत जल्दी क्या करेगा, आकर्षित करेगा। क्योंकि यहाँ से माइनस आई प्रभाव 3 लगे हुए हैं, यहाँ पे 2 माइनस आई प्रभाव थे, तो यहाँ पे कम बल लग रहा था, और यहाँ पे 1 माइनस आई प्रभाव था, तो यहाँ पे कम बल लग रहा था। तो सबसे अधिक आसानी से इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेंगे, इसमें से। तो सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा, ये वाला होगा आपका सबसे अधिक अम्लीय, उसके बाद ये होगा और इसके बाद होगा ये। क्लियर है। ध्यान रखना है अम्लीय प्रबलता का क्रम, यानी माइनस आई प्रभाव की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो अम्लीयता भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर मैं इसके लिए एक और दे देता हूं आप लोगों को इस तरह से, CH3 और COOH, ये क्या दर्शाता है, CH3 दर्शाता है प्लस आई प्रभाव, और प्लस आई प्रभाव होता है बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को आगे की तरफ क्या करना, शिफ्ट करना। और Cl नेगेटिव है, ये माइनस आई प्रभाव दर्शाते हैं, तो ये क्या करते हैं, माइनस आई प्रभाव बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। CH3 दर्शाता है प्लस आई प्रभाव, और जब प्लस आई प्रभाव दर्शाता है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, इधर की तरफ धकेलेगा, आगे की तरफ धकेलेगा। आगे की तरफ जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन तक पहुंचेंगे, ऑक्सीजन पे भी क्या करेगा, ये दबाव बनाएगा और हाइड्रोजन को ये आसानी से निकलने नहीं देगा। तो सबसे कम अम्लीय होगा आपका, वो होगा आपका ये, क्योंकि ये क्या कर रहा है, प्लस आई प्रभाव लगा रहा है। और प्लस आई प्रभाव का मतलब होता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को आगे की तरफ क्या करना, शिफ्ट करना। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे आगे की तरफ तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कम दबाव लगाएगा, यानी ऑक्सीजन इतना नहीं खींच पाएगा ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इतना इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, इसलिए यह क्या होगा, सबसे कम अम्लीय होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। ध्यान रखना यहाँ पे ये दर्शा रहा है प्लस आई प्रभाव, यहाँ पे दर्शा रहा है माइनस आई, ये भी दर्शा रहे हैं माइनस आई, और ये भी क्या दर्शा रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट दर्शा रहे हैं। 3 माइनस आई यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं, C पॉइंट की बात करते हैं। इसमें क्या होगा, यदि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। अब मैं क्या जोड़ता हूँ, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, यानी इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह, या बोल सकता हूँ मैं पॉजिटिव प्लस आई प्रभाव। यहाँ पे देखो आप, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह की उपस्थिति इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह की उपस्थिति अम्लीय प्रबलता को घटाती है। क्या करती है, अम्लीय प्रबलता को घटाती है। अम्लीय प्रबलता को घटाती है, अम्लीय प्रबलता को घटाती है। देखो कैसे घटाएगी, जब क्या होगा, प्लस आई प्रभाव लगा हुआ होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, ये कोई ग्रुप है और यहाँ पे क्या लग रहा है, प्लस आई प्रभाव लग रहा है। यहाँ पे O और H, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड और O। यहाँ पे प्लस आई प्रभाव का मतलब क्या होता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को देना, आगे की तरफ शिफ्ट करना। यहाँ पे क्या लग रहा है, प्लस आई प्रभाव, यानी प्रतिकर्षी समूह लग रहा है। क्या है, प्रतिकर्षी समूह। क्या है यहाँ पे, प्रतिकर्षी समूह। जैसे ही ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को, प्लस आई प्रभाव लग रहा है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, और आगे की तरफ शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, और यहाँ पे भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ शिफ्ट करेगा। तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और ऑक्सीजन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट करेगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य है
ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है, अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। लेकिन यहाँ से क्या कर रहा है, प्लस आई प्रभाव लग रहा है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को इतना नहीं खींच पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, इतना नहीं खींच पाएगा, यानी हाइड्रोजन को आसानी से बाहर नहीं निकलने देगा। माइनस आई प्रभाव है, हाइड्रोजन को इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलने देगा। क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हाइड्रोजन इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलेगा तो वो अम्लीय प्रबलता को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। और कई बार बता चुका हूँ, अम्लीय प्रबलता क्या होती है, जो जितनी अधिक आसानी से H+ आयन दे देता है, जितनी अधिक आसानी से H+ आयन बाहर हो जाता है, वो अम्लीय प्रबलता क्या होती है, सबसे अधिक अम्लीय होता है। क्या होता है, वो सबसे अधिक अम्लीय होता है। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहा है, यानी हाइड्रोजन को आसानी से नहीं निकलने दे रहा है, तो अम्लीयता क्या हो रही है, घट रही है। जैसे मैं इसके एग्जांपल्स की बात करता हूँ, यहाँ पे लगा हुआ है, सबसे पहले एग्जांपल में देखो HCOOH, एक लगा हुआ है आपका CH3 और COOH, और यहाँ पे लगा हुआ है आपका C2H5 और COOH। ये ग्रुप लगे हुए हैं। इनका काम क्या होता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इधर आगे की तरफ क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। यानी हाइड्रोजन क्या कर रहा है, आगे की तरफ बहुत कम इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। और बहुत कम इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट करेगा तो यहाँ से क्या होगा, बहुत कम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी फोर्स बहुत कम लगा रहा है, तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा। अब यहाँ से CH3 होता है, अच्छा प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, तो यहाँ से प्लस आई प्रभाव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, और ये क्या करेगा, आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन को आसानी से नहीं निकलने देगा, यानी इसकी अपेक्षा अधिक फोर्स लगा रहा है ये। और यहाँ पे 2 CH2 हैं, क्या हैं, 2 कार्बन वाला क्या है, एथिल लगा हुआ है, तो यहाँ से और अधिक क्या लगाएगा, प्लस आई प्रभाव लगाएगा, और अधिक प्लस आई प्रभाव लगाएगा, तो इन इलेक्ट्रॉनों को और भी कम बाहर निकलने देगा, हाइड्रोजन को क्या करने देगा, बहुत कम बाहर निकलने देगा। यानी सबसे अधिक फोर्स प्लस आई प्रभाव यहाँ पे लगा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन वाला CH3CH5 है, और यहाँ पे 1 कार्बन वाला प्लस आई प्रभाव है, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। यानी सबसे अधिक फोर्स कौन सा लगा रहा है, ये यहाँ पे ये लगा रहा है, तो हाइड्रोजन को सबसे कम बाहर ये निकलने देगा। तो सबसे अधिक अम्लीय कौन सा हो गया, सबसे अधिक अम्लीय ये हो गया, उसके बाद ये होगा, और उसके बाद सबसे कम अम्लीय होगा वो ये होगा। यानी यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह की उपस्थिति अम्लीय प्रबलता को क्या करती है, घटाती है। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन कम फोर्स लगाएगा आगे की तरफ, और कम फोर्स लगाएगा तो यहाँ से हाइड्रोजन आसानी से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे CH3 इसकी अपेक्षा क्या लगाएगा, अधिक फोर्स लगाएगा, आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन धकेलेगा, आगे की तरफ जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, तो यहाँ से ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा था, तो जितना खींच रहा था, तो आगे से क्या लग रहा है, यहाँ से फोर्स लग रहा है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को ये कम खींचेगा, और कम खींचेगा तो यहाँ से अम्लीय प्रबलता क्या होगी, इसकी अपेक्षा कम हो जाएगी। और यहाँ पे 2 C2H5 हैं, यानी 2 C2H5 क्या कर रहे हैं, प्लस आई प्रभाव लगा रहे हैं, यानी इसकी अपेक्षा अधिक दबाव डाल रहे हैं यहाँ पे। तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा था पहले, तो यहाँ से जैसे ही प्लस आई प्रभाव लग रहा है, तो हाइड्रोजन को इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलने देंगे। क्लियर है। ये हो गई आपकी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह की उपस्थिति से अम्लीय प्रबलता क्या होती है, घटती है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, यदि मैं क्या करूँ यहाँ पे, चलो मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ इसका, जैसे एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे, HCOOH, C6H5, COOH और CH3, COOH, और यहाँ पे एक और याद रखोगे आप, C2H5 और COOH। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये सबसे अधिक अम्लीय होता है, ठीक है। इससे कम अम्लीय होता है C6H5, ये याद रखना है आप लोगों को। और फिर CH3, क्योंकि एक प्लस आई प्रभाव है और यहाँ पे 2 कार्बन वाला प्लस आई प्रभाव है, तो सबसे कम अम्लीय ये होगा और सबसे अधिक अम्लीय होगा ये होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं प्रतिस्थापियों की COOH समूह से दूरी के आधार पर अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। डी पॉइंट है आपका, यहाँ पे देखो प्रतिस्थापियों का डी पॉइंट है, प्रतिस्थापी की COOH ग्रुप से दूरी, प्रतिस्थापी की COOH ग्रुप से दूरी, COOH ग्रुप से दूरी, यानी प्रतिस्थापी जुड़े होते हैं, यानी
इनका क्या प्रभाव पड़ता है, यानी COOH से दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे CH3 CH और COOH, यहाँ पे मैंने Cl जोड़ा, यहाँ पे जोड़ा मैंने CH2 COOH, और यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे Cl जोड़ दिया, कहाँ पे, यहाँ पे जोड़ा, और एक और जोड़ता हूँ मैं यहाँ पे CH3 CH2 और COOH। यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी अम्लीयता किसकी सबसे अधिक अम्लीयता होगी। यहाँ पे देखो Cl ये COOH के क्या है, बहुत अधिक पास में है। यहाँ पे Cl है वो क्लोरीन है, वो COOH से क्या है, दूर है, यानी ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, यहाँ पे ये -I प्रभाव दर्शाता है। Cl होता है -I प्रभाव दर्शाता है, यानी इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ये आकर्षित करेगा, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, सबसे अधिक आकर्षित करेगा, क्योंकि यह ग्रुप होता है वो COOH के क्या है, पास में है। और यहाँ पे देखो Cl है, क्लोरीन है, यहाँ पे COOH से क्या है, अधिक दूरी पे है, तो ये कम आकर्षित करेगा, यानी ये बहुत अधिक आकर्षित करेगा, यानी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, और ऑक्सीजन से जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को आसानी से क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो सबसे अधिक अम्लीय क्या हो जाएगा, आपका ये होगा, उसके बाद आपका ये होगा, और इसमें कोई भी क्या नहीं है, -I प्रभाव नहीं है, और इसमें कोई -I प्रभाव नहीं है, तो ये इनकी अपेक्षा क्या करेगा, कम हाइड्रोजन बाहर निकालेगा। क्या करेगा, कम हाइड्रोजन बाहर निकालेगा। यहाँ पे तो -I प्रभाव लग रहे थे, यानी फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। यहाँ पे भी क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई -I प्रभाव नहीं है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इनकी अपेक्षा क्या होगा, कम बाहर निकलेगा। क्लियर है, यानी सबसे अधिक अम्लीय आपका ये होगा, यानी जो -I प्रभाव COOH के पास में लगा हुआ है वह सबसे अधिक अम्लीय होगा, और जो -I प्रभाव COOH से दूर है वो इसकी अपेक्षा क्या होगा, कम अम्लीय होगा। और यहाँ पे कोई भी -I प्रभाव नहीं है, तो वो क्या होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन कम बाहर निकलेंगे, इनकी अपेक्षा क्या होगा, कम अम्लीय होगा। ठीक है, क्यों होगा ये सबसे अधिक अम्लीय, क्योंकि Cl समूह की स्थिति COOH समूह के पास होने के कारण, यानी Cl है COOH के पास होने के कारण ये सबसे अधिक क्या है, अम्लीय है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आगे। यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिया मैंने CH3 CH2 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 और COOH। एक और लेता हूं मैं CH3 CH CH2 और COOH, और यहाँ पे क्या जोड़ा मैंने, एक CH3 जोड़ दिया। और एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं CH3 CH2 CH, और यहाँ पे लगा दिया मैंने COOH, और नीचे जोड़ दिया मैंने CH3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी क्या नहीं है, कोई भी प्रतिस्थापी नहीं है। यहाँ पे एक प्रतिस्थापी लगा हुआ है, वो कौन सा है, ये जो दर्शाता है, क्या दर्शाता है, +I प्रभाव दर्शाता है। और यहाँ पे ये भी प्रतिस्थापी है, ये भी क्या दर्शाता है, +I प्रभाव। और +I प्रभाव का मतलब क्या होता है, यानी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को आगे की तरफ क्या करना, शिफ्ट करना, यानी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इधर की तरफ देना, इस कार्बन को। यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, यानी दबाव डालेगा, यानी इलेक्ट्रॉनों को जैसे ही दबाव डालेगा तो यहाँ पे भी दबाव पहुँचेगा, तो ऑक्सीजन को भी क्या देगा, ये प्रेस करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स देगा, वो लेगा नहीं, फिर भी क्या कर रहा है, यहाँ पे +I प्रभाव है, और +I प्रभाव क्या करता है, आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है, तो ऑक्सीजन पे भी क्या करेगा, दबाव बनाएगा, और ऑक्सीजन जो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा था वो वापस से क्या करेगा, हाइड्रोजन को देगा, क्योंकि यहाँ से +I प्रभाव है, और +I प्रभाव का काम होता है इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ शिफ्ट करना। यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है, दबाव दे रहा है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा था, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, तो यहाँ से +I प्रभाव लग रहा है, तो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन को वापस क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो कम बाहर निकलेंगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो CH3 है, यानी +I प्रभाव है, हाइड्रोजन COOH के बिल्कुल पास में लगा हुआ है, तो ये सबसे अधिक +I प्रभाव दर्शाएगा, बहुत ज़्यादा फोर्स दर्शाएगा ऑक्सीजन और इन पे, और बहुत ज़्यादा +I प्रभाव दर्शाएगा, तो हाइड्रोजन को नहीं निकलने देगा, क्या नहीं करने देगा, बहुत अधिक आसानी से नहीं निकलने देगा। इसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, ये नहीं निकलने देगा और ये निकलने देगा, क्योंकि यहाँ पे CH3 है, पास में लगा हुआ है, तो दबाव भी क्या है, बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को इतनी अधिक आसानी से नहीं निकलने देगा, यानी बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे CH3 क्या है, COOH से दूरी
पर है तो यहाँ पर इसकी अपेक्षा कम फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे कोई भी प्लस आई प्रभाव नहीं है और कोई भी प्लस आई प्रभाव नहीं है, तो ये सबसे अधिक आसानी से H प्लस आयन क्या करेगा, त्याग देगा, और इसके बाद ये त्यागेगा, और इसके बाद ये, यानी सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा इनमें से, यहाँ पे सबसे अधिक अम्लीय होगा ये। क्यों होगा, क्योंकि इस पर कोई प्लस आई प्रभाव नहीं लग रहा है, और इसमें प्लस आई प्रभाव लग रहा है, लेकिन COO से क्या है, दूरी पर है, तो कम प्लस आई प्रभाव लगेगा, और कम प्लस आई प्रभाव लगेगा तो हाइड्रोजन को थोड़ा आसानी से निकलने देगा। और यहाँ पे पास में CH3 यानी प्लस आई प्रभाव लग रहा है, तो यहाँ से हाइड्रोजन को बहुत मुश्किल से निकलने देगा, निकलने ही नहीं देगा, क्योंकि प्लस आई प्रभाव क्या है, यहाँ पे बहुत COOH के पास में लग रहा है, यानी सबसे अधिक आसानी से इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे, तो सबसे अधिक अम्लीय ये होगा, और इसके बाद इसमें से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन H प्लस आयन, तो सब इसके बाद अम्लीय ये होगा, और सबसे कम अम्लीय होगा वो ये होगा, क्योंकि CH3 COOH के क्या है, बहुत पास में है, और प्लस आई प्रभाव भी क्या लग रहा है, बहुत ज़्यादा लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से बाहर नहीं निकालने देगा जितनी आसानी से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। क्लियर है। एक नेक्स्ट पॉइंट है, ई पॉइंट है, इसमें ध्यान रखना है शाखाओं की उपस्थिति, शाखाओं की उपस्थिति, शाखाओं की उपस्थिति। यहाँ पे क्या याद रखना है, यानी जितनी अधिक श्रृंखला में शाखाएं निकली हुई होंगी वह उतना ही क्या होगा, अम्लीय प्रबलता को क्या करेगा, कम करेगा। यानी इसके कारण, शाखाओं की उपस्थिति के कारण, यानी लिखो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण अम्लीय प्रबलता घटती है। शाखाओं के कारण क्या होती है, अम्लीय प्रबलता घटती है। क्या होगी, अम्लीय प्रबलता यहाँ पे कम होगी, क्योंकि शाखाएं बढ़ने पर, क्योंकि शाखाएं बढ़ने पर, क्योंकि शाखाएं बढ़ने पर, क्योंकि शाखाएं बढ़ने पर क्या होगा, RCOO नेगेटिव आयन, RCOO नेगेटिव आयन, क्योंकि शाखाएं बढ़ने पर RCOO नेगेटिव आयन विलायक से घिरने के कारण, विलायक से घिरने के कारण, विलायक से घिरने के कारण क्या होगा, विलायक से घिरने के कारण स्थायी नहीं हो पाता है, स्थायी नहीं हो पाता है। यानी क्या होगा, इसमें जितनी अधिक शाखाएं निकली होंगी वो उतना ही क्या होगा, कम अम्लीय होगा। क्या होगा, उतना ही क्या होती है, अम्लीय प्रबलता घटती है। यहाँ पे लिखना है अम्लीय प्रबलता घटती है, अम्लीय प्रबलता क्या होती है, अम्लीय प्रबलता होगी भी क्या होगी, यहाँ पे घटेगी। इसके कारण अम्लीय प्रबलता क्या होती है, घटती है, यानी जितनी अधिक शाखाएं निकली हुई होंगी उसकी अम्लीय प्रबलता उतनी ही कम होगी, क्योंकि शाखाएं बढ़ने पर RCOO नेगेटिव आयन विलायक से घिरने के कारण, जो विलायक होता है उससे क्या हो जाता है, घिर जाता है चारों तरफ से, घिरने के कारण स्थायी नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है, स्थायी नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसकी अम्लीय प्रबलता घटती है। पांचवा पॉइंट है एरोमेटिक एसिड पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। एरोमेटिक एसिड पर प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जो एरोमेटिक एसिड पर प्रतिस्थापी जो जुड़े होते हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, एरोमेटिक एसिड पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, यानी एरोमेटिक एसिड पर प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी जब प्रतिस्थापी जुड़े होते हैं एरोमेटिक रिंग पे तो उन पे प्रतिस्थापियों का प्रभाव क्या पड़ता है, यानी अम्लीयता पर उसके बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं ए पॉइंट की, यानी इलेक्ट्रॉन दाता समूह, यानी इलेक्ट्रॉन दाता समूह यानी इलेक्ट्रॉन दान करने वाले समूह, और इलेक्ट्रॉन दान करते हैं उनको क्या बोला जाता है, प्लस आई प्रभाव। यानी प्लस आई प्रभाव का काम क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ शिफ्ट करना, यानी अपने इलेक्ट्रॉनों को दान करना, यानी आगे की तरफ देना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन दाता समूह जैसे CH3OH, OCH3, NH2 आदि अम्लीय प्रबलता को क्या करते हैं, घटाते हैं। जैसे मैं इनके एग्जाम्पल की बात करता हूँ, यहाँ पे COOH जुड़ा हुआ है और यहाँ पे बेंजीन रिंग पे क्या है, COOH जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक और है आपका एग्जाम्पल इसी में, ये है आपकी बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पे क्या है, COOH है, और यहाँ पे क्या है, CH3 है, और एक और है आपका बेंजीन रिंग
बेंजीन रिंग पर क्या है COOH है और यहाँ पे क्या है OH है। देखो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये कोई बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग का एक कार्बन पे जैसे यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये वाली जो पोजीशन होती हैं वो होती हैं आपकी ऑर्थो पोजीशन। कौन सी पोजीशन? ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो, इसको मैं O से दर्शाऊंगा। और ये भी कौन सी होती है? ऑर्थो पोजीशन होती है। और ये जो पोजीशन होती हैं यानी मेन कार्बन के दोनों तरफ वाली पोजीशन ऑर्थो पोजीशन, उसके नीचे वाली दोनों पोजीशन मेटा पोजीशन यानी M, इसको मैं लिख सकता हूँ मेटा। और ये जो पोजीशन होती है ये भी क्या है? मेटा है। और ये जो नीचे पैरों की तरफ नीचे पोजीशन होती है इसको बोला जाता है पैरा, यानी P से दर्शा रहा हूँ इसको, और इसका नाम होता है क्या? पैरा। इन सभी में जो सबसे अधिक इनकी क्रियाशीलता अगर मैं पूछता हूँ, सबसे अधिक क्रियाशील होती है वो ऑर्थो होती है, उसके बाद होती है पैरा, और पैरा के बाद होती है आपकी मेटा, यानी सबसे कम क्रिया करते हैं यहाँ पे जो क्रियात्मक समूह होते हैं वो सबसे कम क्रिया करते हैं मेटा समूह पे, यानी प्रतिस्थापी होते हैं या कुछ भी बनता है तो सबसे कम क्रिया किस पे होती है? मेटा पे होती है। तो सबसे पहले याद रखना है इनकी जो क्रियाशीलता होती है वो ऑर्थो पे सबसे अधिक होती है, पैरा पे से कम होती है, और सबसे कम होती है वो किस पे होती है? मेटा पोजीशन पे होती है। अब देखिए आगे, यहाँ पे कोई भी प्लस आई प्रभाव नहीं है। कोई भी जब प्लस आई प्रभाव नहीं है तो इसके लिए कोई दबाव नहीं उत्पन्न हो रहा है, और कोई दबाव उत्पन्न नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, और आकर्षित करेगा तो यहाँ से H+ क्या हो जाएगा? आसानी से बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? प्लस आई प्रभाव लगा हुआ है, यानी CH3 क्या कर रहा है? यानी इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ। जैसे जैसे फोर्स लगाएगा यहाँ पे भी फोर्स लगेगा, तो ऑक्सीजन क्या कर रहा था? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा था, तो यहाँ से पीछे से क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, और फोर्स लग रहा है तो ऑक्सीजन को दबाव दे रहा है, और हाइड्रोजन क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को निकलने से क्या कर रहा है? रोक रहा है, यानी CH3 यहाँ से क्या कर रहा है? दबाव दे रहा है। और CH3 से भी अधिक दबाव कौन लगाता है? OH, यानी ये बहुत अधिक दबाव लगाता है, यानी CH3 कम लगाता है, और OH होता है वो बहुत अधिक क्या करता है? दबाव लगाता है, यानी बहुत अधिक प्लस आई प्रभाव दर्शाता है। और ज़्यादा प्लस आई प्रभाव दर्शाएगा तो यहाँ पे फोर्स भी क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा लगेगा तो हाइड्रोजन को बहुत कम आसानी से क्या करेगा? निकलने नहीं देगा। बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगा यानी मुश्किल से हाइड्रोजन निकलने देगा, यानी बहुत ज़्यादा क्या करना है? यहाँ पे फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे कम लग रहा है, और यहाँ पे कोई भी लगाने वाला ही नहीं है, फोर्स कोई भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन निकलेगा यानी H+ आयन निकलेगा वो सबसे अधिक किस में से निकलेगा? इसमें से निकलेगा। तो सबसे अधिक अम्लीय कौन है? सबसे अधिक अम्लीय है आपका ये वाला है, इसके बाद सबसे अधिक अम्लीय है ये है, ये सबसे कम अम्लीय है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लग रहा है। फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो ऑक्सीजन को और ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, और ऑक्सीजन को जब फोर्स लगाएगा तो हाइड्रोजन को क्या करने नहीं देगा? निकलने नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या गया है, यानी ये जो ग्रुप हैं वो अम्लीय प्रबलता को क्या करते हैं? घटाते हैं, यानी यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है तो अम्लीय प्रबलता क्या है? सबसे अधिक है। और यहाँ पे जब ये मैंने क्या कर दिया? CH3 और OH जब ग्रुप लगा दिए यानी प्लस आई प्रभाव लगा दिया यहाँ पे, तो ये क्या कर रहे हैं? अम्लीय प्रबलता को घटा रहे हैं। ये कम घटा रहा है और ये सबसे अधिक घटा रहा है, क्योंकि CH3 से भी ज़्यादा फोर्स लगाता है OH, यानी मैं कह सकता हूँ OH होता है वो CH3 से अधिक प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, ये कह सकता हूँ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में B पॉइंट के बारे में बात करता हूँ। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, यदि कोई B पॉइंट देखो आप, B पॉइंट पे क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन दाता समूह का अम्ल दुर्बलीकरण प्रभाव, अम्ल दुर्बलीकरण प्रभाव, अम्ल दुर्बलीकरण प्रभाव मेटा की अपेक्षा, मेटा की अपेक्षा पैरा, ये है मेटा और ये क्या है? पैरा। P से दर्शा रहा हूं M से और पैरा को P से। मेटा की अपेक्षा पैरा स्थिति पर अधिक होता है, पैरा स्थिति पर अधिक होता है। क्या होता है? पैरा स्थिति पर अधिक होता है। और अभी बताया था ऑर्थो होता है सबसे अधिक क्रियाशील होता है, फिर पैरा होता है और फिर क्या होता है? मेटा होता है।
तो यहाँ पे याद रखना है जो प्रभाव है दुर्बलीकरण प्रभाव मेटा की अपेक्षा पैरा पे क्या लगेगा, अधिक लगेगा, यानी दुर्बलीकरण प्रभाव लगे या प्रबलीकरण प्रभाव लगे। तो ध्यान रखना है सबसे अधिक इस पे लगेगा, उसके बाद इस पे लगेगा और उसके बाद इस पे लगेगा। चाहे प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव लगा हुआ हो, चाहे पैरा पे लगा हुआ हो प्लस आई प्रभाव या माइनस आई प्रभाव, चाहे मेटा पे लगा हुआ हो प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव, सबसे अधिक ये दर्शाएगा, फिर ये और इसके बाद ये। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दाता समूह जोड़े हैं मैंने, जैसे ये कोई बेंजीन रिंग है और ये कोई जब बेंजीन रिंग है, दिख रहा है ये बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग पे यहाँ पे जोड़ा मैंने COOH, क्या जोड़ दिया यहाँ पे COOH, और यहाँ पे देखो एक और बेंजीन रिंग है, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग ली मैंने और यहाँ पे क्या जोड़ दिया मैंने, ऊपर की साइड में COOH है और मेटा पोजीशन पे क्या जोड़ा मैंने, यहाँ पे जोड़ दिया मैंने CH3, और यहाँ पे है थर्ड है COOH, और इधर है आपके पैरा पोजीशन पे क्या जोड़ दिया मैंने, CH3 जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया CH3। यहाँ से देखो दोबारा दिख नहीं रहा है, COOH, यहाँ पे ये है आपकी बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग से क्या जोड़ दिया मैंने, CH3 जोड़ दिया। तो यहाँ पे देखना है मेटा पोजीशन क्या होता है, सबसे कम क्रियाशील होता है। यहाँ पे कोई भी प्लस आई प्रभाव नहीं है, जब कोई भी प्लस आई प्रभाव नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आसानी से बाहर निकाल देगा। यहाँ पे प्लस आई प्रभाव लग रहा है और मैंने बताया था मेटा पोजीशन पे जब कोई प्लस आई प्रभाव लग रहा हो तो वह कम क्रियाशील होता है। तो कम क्रियाशील होगा तो यानी कम दबाव डालेगा, यहाँ पे कम प्रेस करेगा, यानी कम इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आगे की तरफ भेजेगा। यानी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, प्लस यहाँ पे प्लस आई प्रभाव तो दर्शा रहा है लेकिन पैरा की अपेक्षा क्या होता है, कम दर्शाता है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे मेटा पे CH3 है जो प्लस आई प्रभाव है वो कम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा, सॉरी फोर्स लगाएगा, क्या करेगा, कम फोर्स लगाएगा। तो और पैरा क्या होता है, अधिक फोर्स लगाता है, क्योंकि मैंने एक क्रम बताया था अभी, और तो पैरा और मेटा का, तो सबसे अधिक फोर्स ये लगाएगा, फिर उसके बाद मेटा, और जो सबसे कम फोर्स लगाएगा वो कौन लगाएगा, मेटा। तो यहाँ पे मेटा पोजीशन पे क्या है, प्लस आई प्रभाव है, तो यहाँ से क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, लेकिन कम लगा रहा है क्योंकि ये मेटा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। तो कम फोर्स लगाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसकी अपेक्षा कम बाहर निकलेंगे, क्योंकि यहाँ से फोर्स लग रहा है, और फोर्स लग रहा है तो ऑक्सीजन पे भी क्या कर रहा है, आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, और ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा था वो क्या करेगा, कम खींचेगा। और यहाँ पे ये पैरा पोजीशन पे है, और पैरा पोजीशन पे जब कोई प्रतिस्थापी होता है तो वो इसकी अपेक्षा क्या लगाता है, बहुत अधिक फोर्स लगाता है, बहुत अधिक फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या कर रहा था, इसके इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा था, तो क्या करेगा, अब बहुत कम इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, क्योंकि पीछे से क्या लग रहा है, दबाव लग रहा है, क्योंकि ये क्या है, प्लस आई प्रभाव, और प्लस आई प्रभाव का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को आगे की तरफ धकेलना। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, आगे की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो यहाँ से पीछे से क्या कर रहा है, प्रेस लगा रहा है, प्रेस लगा रहा है, तो हाइड्रोजन को इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलने देगा। तो हाइड्रोजन किस में सबसे अधिक आसानी से निकलेगा, सबसे अधिक आसानी से इसमें से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। उसके बाद मेटा पोजीशन वाले में से निकलेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसमें से फिर निकलेगा, और सबसे लास्ट में निकलेगा इसमें से, यानी आसानी से इसमें से निकलेगा, फिर प्रॉब्लम इसमें आएगी थोड़ी सी, और सबसे अधिक प्रॉब्लम निकलने में इसमें आएगी, क्योंकि यहाँ पे पैरा पोजीशन पे ग्रुप है, और मैंने लिखा था कि पैरा पोजीशन मेटा की अपेक्षा पैरा पोजीशन की स्थिति पर अधिक होता है, यानी दुर्बलीकरण प्रभाव होता है वो मेटा पोजीशन की अपेक्षा पैरा पोजीशन पे क्या होता है, अधिक होता है। यानी जो अम्लीय प्रबलता होगी सबसे कम इसकी होगी, उससे अधिक इसकी होगी, और जो सबसे अधिक अम्लीय होगा वो ये होगा। क्लियर है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम सी, यानी यदि कोई इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जुड़ा हुआ हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सी, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह। जैसे ये इलेक्ट्रॉन ग्राही का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। NO2, SO3, HCl आदि अम्लीय प्रबलता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे मैं इसके एग्जांपल की बात करता हूँ, यहाँ पे कोई है बेंजीन रिंग, और यहाँ पे बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा हुआ है, COOH, और यहाँ पे भी एक क्या है, बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग से भी क्या जुड़ा हुआ है, COOH जुड़ा हुआ है, और इस बेंजीन रिंग एक और बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा हुआ है, COOH जुड़ा हुआ है। इस बेंजीन रिंग से पैरा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है NO2, और इस पैरा पोजीशन से जुड़ा हुआ है Cl, और इस पैरा पोजीशन से कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है। तो आपको बताना है कि किस में से हाइड्रोजन है, कौन अधिक अम्लीय होगा और कौन कम अम्लीय होगा, यानी कौन कितनी सरलता से इनमें से कौन सा हाइड्रोजन
आसानी से त्याग देगा और इनमें से सबसे कम आसानी से कौन त्यागेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को। NO2 का काम क्या होता है, ये -I प्रभाव है और -I प्रभाव का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करना, आकर्षित करना। NO2 क्या कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, आकर्षित करेगा तो यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, बेंजीन रिंग से, फिर ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। जब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा, अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या है, -I प्रभाव है, यानी ये क्या कर देगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर त्याग देगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या कर लिए, इसके इलेक्ट्रॉन खींच लिए, क्योंकि NO2 बहुत अधिक -I प्रभाव दर्शाता है। क्या दर्शाता है, बहुत अधिक -I प्रभाव दर्शाता है। और Cl कम -I प्रभाव दर्शाता है, ये भी क्या है, -I प्रभाव दर्शा रहा है, लेकिन Cl कम -I प्रभाव दर्शाता है और ये क्या दर्शाता है, अधिक -I प्रभाव दर्शाता है। तो ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, कम खींचेगा, इसकी अपेक्षा कम खींचेगा, और कम खींचेगा यहाँ से ऑक्सीजन से भी खींचेगा, और ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा था, पहले से खींच रहा था, और -I प्रभाव लगा दिया यहाँ पे, तो और ज़्यादा खींचेगा, यानी यहाँ से हाइड्रोजन इसकी तुलना में कम बाहर निकलेंगे, यानी सबसे अधिक अम्लीय ये होगा और उसके बाद ये होगा। यहाँ पे देखो COOH, यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, यानी खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करने वाला कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, कम आसानी से H+ से त्यागेगा। क्या होगा, बहुत कम आसानी से H+ त्यागेगा, यानी इनकी अपेक्षा कम H+ त्यागेगा। क्लियर है। यहाँ पे NO2 -I प्रभाव लगा हुआ है, तो सबसे अधिक आसानी से ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, H+ आयन त्यागेगा, और यहाँ पे इसके बाद ये त्यागेगा, यानी H+ आयन, इसके बाद में ये H+ आयन निकालेगा, और सबसे लास्ट में जो H+ आयन निकालेगा वो ये निकालेगा, यानी इनकी जो अम्लीय प्रबलता का जो क्रम होगा वो आपका हो जाएगा ये। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, D पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट D में लिख सकते हैं, इनका प्रबलीकरण प्रभाव, इनका प्रबलीकरण प्रभाव, इनका प्रबलीकरण प्रभाव मेटा की अपेक्षा पैरा पर अधिक होता है। क्या होता है, पैरा पर अधिक होता है। तो अभी क्रम बताया था, चाहे प्रबलीकरण हो या दुर्बलीकरण प्रभाव हो, तो सबसे अधिक होगा वो ऑर्थो पे होगा, उसके बाद पैरा पे, और उसके बाद क्या होगा, मेटा। और मेटा की अलग से होती है, वो मैं आगे बताऊंगा, मेटा में और कंडीशन होती हैं। तो यहाँ पे देखो, अब मैं इसका प्रबलीकरण प्रभाव की बात करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने दिया COOH, ये बेंजीन रिंग, और यहाँ पे लगा हुआ है आपका पैरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है। क्लियर है, क्या लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है, कोई -I प्रभाव लगा हुआ है पैरा पोजीशन पे। और यहाँ पे मैंने एक और बेंजीन रिंग ली, और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया COOH, और यहाँ पे मेटा स्थिति पर -I प्रभाव लगा हुआ है। और यहाँ पे एक और बेंजीन रिंग ली, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे क्या जोड़ा मैंने, COOH जोड़ा। तो सबसे अधिक आसानी से इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये NO2 है, सबसे अधिक आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा। यहाँ पे देखो पैरा पोजीशन होती है, पैरा पोजीशन पे चाहे कोई प्रबलीकरण प्रभाव लगा हुआ हो या दुर्बलीकरण प्रभाव लगा हुआ हो, वह मेटा से ज़्यादा प्रभाव लगाता है। अगर यहाँ पे पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है तो मेटा की तुलना में अधिक इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो सबसे अधिक आसानी से इलेक्ट्रॉन H+ इसमें से बाहर होगा। और मेटा पोजीशन क्या होती है, कम दुर्बल होती है पैरा की अपेक्षा। अभी क्रम बताया था, पैरा अधिक क्रियाशील होता है और मेटा कम क्रियाशील होता है, तो मेटा कम क्रियाशील होता है, इसलिए यहाँ से -I प्रभाव लग रहा है, -I प्रभाव लग रहा है तो इलेक्ट्रॉनों को ये भी खींचेगा, लेकिन इसकी तुलना में कम इलेक्ट्रॉनों क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो इसमें से इसकी तुलना में कम H+ बाहर निकलेंगे, और सबसे कम H+ बाहर निकलेंगे वो इसमें से निकलेंगे, क्योंकि इस पर कोई भी -I प्रभाव नहीं लगा हुआ है। तो सबसे अधिक अम्लीय ये होगा, उसके बाद मेटा पोजीशन वाला होगा, और उसके बाद ये होगा। क्लियर है।
अभी हम बात कर रहे हैं ऑर्थो प्रभाव के बारे में। यदि जब ये प्रतिस्थापी हैं ऑर्थो पोजीशन पर लगे हुए हों तो अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह है आपका ऑर्थो वाला, ठीक है, यानी ऑर्थो प्रभाव क्या है, यहाँ पे हेडिंग डाल लेना आप, ऑर्थो प्रभाव। ऑर्थो प्रभाव क्या, ऑर्थो प्रभाव यानी ऑर्थो स्थिति पर, ऑर्थो स्थिति पर उपस्थित समूह। ऑर्थो प्रभाव में क्या होगा, ऑर्थो स्थिति पर उपस्थित समूह अम्लीय प्रबलता को अधिकतम कर देता है, चाहे समूह की प्रकृति कैसी भी हो। मतलब क्या है, यानी ये बेंजीन रिंग पे यानी ऑर्थो स्थिति पर कोई भी समूह लगा हुआ है, जैसे COOH ऊपर है, ऑर्थो स्थिति पे चाहे +I प्रभाव हो या -I प्रभाव हो, दोनों ही स्थितियों में यह अम्लीय प्रबलता को क्या करेगा, बढ़ाएगा। क्लियर है। ऑर्थो पोजीशन पे चाहे -I प्रभाव लगा हुआ हो या +I प्रभाव लगा हुआ हो, दोनों ही स्थितियों में यह क्या करेगा, अम्लीय प्रबलता को क्या करेगा, बढ़ाएगा। यानी दोनों ही स्थितियों में अम्लीयता क्या होगी, बढ़ेगी, चाहे +I प्रभाव लगा हुआ हो चाहे -I प्रभाव लगा हुआ हो। अब मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ। जैसे यहाँ पे है COOH, ये आपकी बेंजीन रिंग, यहाँ पे एक और है ग्रुप बेंजीन रिंग और यहाँ पे लगा हुआ है आपका COOH और यहाँ पे फिर से एक बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है तो ऊपर लगा हुआ है आपका COOH और नीचे है आपका CH3, ठीक है। और यहाँ पे एक और बेंजीन रिंग है, इस पे है आपका COOH और यहाँ पे लगा हुआ है आपका CH3, क्या लगा हुआ है, CH3 और यहाँ पे लगा हुआ है आपका CH3। अब देखना है आपका कि ऑर्थो स्थिति पर चाहे +I प्रभाव लगा हुआ हो चाहे -I प्रभाव लगा हुआ हो, वह अम्लीय प्रबलता को क्या करेगा, बढ़ाएगा। इन सभी में ऑर्थो स्थिति पर किसी में लगा हुआ है +I प्रभाव, यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये सबसे अधिक अम्लीय होगा, क्योंकि ऑर्थो स्थिति पर चाहे +I हो या -I हो, ये दोनों ही स्थितियों में अम्लीयता को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अब यहाँ पे देखो कोई भी +I प्रभाव नहीं है और यहाँ पे 2 +I प्रभाव लगे हुए हैं और +I प्रभाव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ शिफ्ट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन दाता है, इलेक्ट्रॉन देता है ये। और यहाँ पे ये भी क्या है, +I प्रभाव दर्शा रहा है, यानी ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे देखो, और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, तो अगर इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ शिफ्ट नहीं होंगे, यानी ऑक्सीजन क्या कर रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इतनी आसानी से हाइड्रोजन बाहर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मेटा पोजीशन पे क्या है आपका CH3 लगा हुआ है और यहाँ पे CH3 होता है वो कम फोर्स लगाएगा, इसकी तुलना में क्या करेगा, कम फोर्स लगाएगा। और जैसे ही कम फोर्स लगाएगा तो ये इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट क्या करेगा, कम करेगा, यानी ऑक्सीजन पे फोर्स क्या करेगा, कम लगाएगा, लेकिन इसकी तुलना में कम फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन था हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा था, तो यहाँ से क्या कर रहा है, फोर्स लग रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये कम खींचेगा, यानी कम इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा। तो यह क्यों खींचेगा कम, क्योंकि यहाँ पे +I प्रभाव जो लगा हुआ है वो फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ से कम इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, कम H+ बाहर निकलेंगे, तो कम H+ बाहर निकलेंगे। और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे +I प्रभाव लगा हुआ है और आपको पता है पैरा पोजीशन पे जब कोई ग्रुप समूह लगा हुआ है तो वह ज़्यादा +I प्रभाव दर्शाएगा और ज़्यादा +I प्रभाव दर्शाएगा तो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन पे दबाव ज़्यादा लगाएगा और ऑक्सीजन पे ज़्यादा दबाव लगाएगा तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को नहीं खींच पाएगा ये, तो ये कम H+ बाहर निकालेगा। तो सबसे अधिक H+ अम्लीय ये होगा, क्योंकि सबसे अधिक आसानी से इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकालेगा, क्योंकि यहाँ पे चाहे +I प्रभाव हो चाहे -I प्रभाव हो, ऑर्थो स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अम्लीय प्रबलता को बढ़ाता ही बढ़ाता है। यहाँ पे कोई भी +I प्रभाव नहीं लगा हुआ है और ना ही कोई -I प्रभाव है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। और यहाँ पे मेटा पोजीशन पे +I प्रभाव लगा हुआ है, यानी कम फोर्स लगा रहा है और कम फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रॉनों को कम बाहर निकलने देगा, क्योंकि फोर्स तो लग रहा है, यानी दबाव बन रहा है ऑक्सीजन पे, और दबाव बन रहा है तो ऑक्सीजन पे जब दबाव बनेगा तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को इतनी आसानी से नहीं खींच पाएगा। तो ये इसकी तुलना में
कम बाहर H+ निकालेगा, कम निकालेगा H+, और ये सबसे अधिक H+, सबसे कम H+ निकालेगा। ये क्या करेगा, सबसे कम H+ निकालेगा, क्योंकि पैरा पोजीशन पे ये है +I प्रभाव, और पैरा पोजीशन पे जब कोई प्रभाव होता है +I प्रभाव तो बहुत ज़्यादा क्या करता है, फोर्स लगता है, और फोर्स लगता है तो ऑक्सीजन को दबाव देगा, ज़्यादा दबाव देगा तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को इतनी आसानी से बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो सबसे अधिक अम्लीय ये होगा, उसके बाद ये होगा, और इसके बाद मेटा पोजीशन वाला होगा, और सबसे जो कम अम्लीय होगा वो आपका ये होगा। क्लियर है, पैरा पोजीशन वाला। अगर मैं इसके लिए आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे COOH, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे मैंने NO2 जोड़ा। एक और एग्जांपल लेता हूं COOH, यहाँ पे बेंजीन रिंग, और यहाँ पे मैंने पैरा पोजीशन पे NO2 जोड़ा। और एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं COOH, और यहाँ पे मैंने मेटा पोजीशन पे NO2 जोड़ा। क्लियर है। और एक और लेता हूँ यहाँ पे COOH, और यहाँ पे कुछ भी नहीं जोड़ा मैंने। तो यहाँ पे देखो, और तो पोजीशन पे होता है वो सबसे अधिक अम्लीय होता है, चाहे इस पर +I प्रभाव लगा हुआ हो, चाहे -I प्रभाव लगा हुआ हो, ये अम्लीय प्रबलता को बढ़ाता ही बढ़ाता है। तो सबसे अधिक अम्लीय तो यही हो जाएगा। इसके बाद पैरा पोजीशन होता है, अधिक क्रियाशील होता है, यानी पैरा पोजीशन अगर +I प्रभाव लगा हुआ है तो दबाव भी बहुत ज़्यादा लगाएगा, और अगर -I प्रभाव लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉनों को भी क्या करेगा, बहुत ज़्यादा आकर्षित करेगा। जब इलेक्ट्रॉनों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करेगा तो ऑक्सीजन से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, यानी यहाँ से H+ होगा वो आसानी से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। और यहाँ पे मेटा पोजीशन पे है, और आपको पता है मेटा पोजीशन पे जब कोई ग्रुप लगा हुआ है तो वह कम इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, यानी इसकी तुलना में क्या करेगा, कम इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा, और कम इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा तो यहाँ से H+ आयन है कम बाहर निकलेंगे, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला कोई भी समूह नहीं है और कोई भी प्रतिस्थापी नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को सबसे कम बाहर निकालेगा। तो सबसे अधिक अम्लीय ये होगा, और फिर इसके बाद पैरा पोजीशन वाला होगा, और इसके बाद होगा मेटा पोजीशन वाला, और इसके बाद होगा आपका COOH, और बेंजीन रिंग पे क्या है, COOH। सबसे अधिक अम्लीय ये हो जाएगा, और सबसे कम अम्लीय होगा वो आपका ये होगा। क्लियर है। अब इसमें एक अपवाद भी है, वो भी लिख लो आप। नेक्स्ट है अपवाद, यानी एक्सेप्शंस, जो क्या करते, क्या नहीं करते, रूल फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पे जैसे COOH है, और COOH पे बेंजीन रिंग पे क्या है, ये COOH, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। यहाँ पे भी क्या है, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे है COOH, और यहाँ पे लगा हुआ है आपका OH। क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। इसके बाद है आपका ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग पे क्या है, यहाँ पे COOH है, और यहाँ पे भी क्या है, एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, एक COOH लगा हुआ है, और यहाँ पे OH कहाँ है, पैरा पोजीशन पे है। तो इसमें जो सबसे अधिक अम्लीय होगा वो ऑर्थो पोजीशन का होगा, क्योंकि यहाँ पे OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा, सबसे अधिक आकर्षित करेगा, सॉरी क्या करेगा, OH नेगेटिव क्या होता है, +I प्रभाव दर्शाता है, और चाहे ऑर्थो पोजीशन पर +I प्रभाव हो या -I प्रभाव हो, दोनों ही स्थितियों में ये क्या करता है, अम्लीयता को बढ़ाता है, और दोनों ही स्थितियों में अम्लीयता को बढ़ाएगा तो सबसे अधिक अम्लीय तो यही हो जाएगा। और उसके बाद देखो मेटा पोजीशन पे है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दबाव बना रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पे दबाव बना रहा है, तो पैरा पोजीशन की अपेक्षा ये कम दबाव बनाएगा, कम दबाव बनाएगा तो ये अम्लीय होगा, इसकी अपेक्षा तो ये अधिक अम्लीय होगा, क्या होगा, अधिक अम्लीय होगा, और ये सबसे कम अम्लीय होगा। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है, ये कहाँ आ जाता है, COOH, ये इससे क्या आ जाता है, पहले आ जाता है, क्या आ जाता है, पहले आ जाता है, सॉरी ये कहाँ आना चाहिए था, ये यहाँ पे आना चाहिए था, कहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था, क्योंकि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसकी तुलना, इसके बाद जो +I प्रभाव H+ आयन देता वो ये देता, लेकिन इसमें ये अपवाद है, ध्यान रखना है, अपवाद है, इसलिए ये कहाँ पे आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। अगर अपवाद नहीं होता तो कहाँ आता, ये सेकंड पोजीशन पे आता, उसके बाद मेटा पोजीशन वाला आता, और उसके बाद पैरा पोजीशन वाला आता। तो आपको ये याद रखना है, ये क्रम आप लोगों को, ये क्या है, आपका एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है इसमें, ठीक है। एक और लिखो आप, नोट लगा के, नोट में क्या हो जाएगा आपका, जैसे ये भी याद रखना है आप लोगों को, यहाँ पे COOH,
यहाँ पे ये क्या है, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग पे एक क्या जुड़ा हुआ है, NO2 जुड़ा हुआ है। एक और बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा हुआ है, COOH जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे नीचे क्या है, Cl है। और यहाँ पे क्या है, COOH और बेंजीन रिंग क्या है, COOH और बेंजीन रिंग। और यहाँ पे जुड़ा हुआ है आगे COOH और बेंजीन रिंग। और नीचे क्या है, CH3 जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, COOH, ये बेंजीन रिंग, और यहाँ पे क्या है, OCH3 जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे भी क्या है, एक और ले लेते हैं, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे क्या है, COOH है। ठीक है, इसमें एक OH और लगा लेना। ठीक है, और इसकी जो क्रियाशीलता का क्रम होगा, सबसे अधिक अम्लीय होगा वो ये होगा, क्योंकि यहाँ पे NO2 होता है, -I प्रभाव दर्शाता है, -I प्रभाव दर्शाता है तो इलेक्ट्रॉनों को सबसे अधिक आकर्षित करेगा। Cl कम -I प्रभाव दर्शाता है तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, कम आकर्षित करेगा, तो सबसे अधिक अम्लीय ये होगा। इसके बाद ये होगा, इसमें कोई भी +I प्रभाव नहीं है और ना ही -I प्रभाव है, तो उसके बाद दर्शाएगा ये अम्लीय होगा। और यहाँ पे देखो CH3 है, इन तीनों की तुलना में सबसे कम प्रभाव दर्शाता है, सबसे कम +I प्रभाव दर्शाता है। और सबसे कम I+ प्रभाव दर्शाएगा तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, फोर्स लगा रहा है, फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन इन तीनों की तुलना में क्या लगा रहा है, इन दोनों की तुलना में कम फोर्स लगा रहा है, यानी कम इलेक्ट्रॉनों को आगे भेज रहा है, तो कम इलेक्ट्रॉनों को भेजेगा। इसकी तुलना में बात कर रहा हूँ, इन दोनों की तुलना में, यानी इनका क्रम अगर मैं बात करना चाहूँ तो सबसे कम फोर्स CH3 लगाएगा, उसके बाद लगाएगा OCH3, और सबसे अधिक जो फोर्स लगाएगा वो लगाएगा आपका OH। तो आपको ध्यान रखना है, ये कम फोर्स लगा रहा है तो H+ इसमें से जल्दी निकलेंगे, ये थोड़ा इससे ज़्यादा फोर्स लगा रहा है तो इसमें से और भी कम मुश्किल से निकलेंगे, और इसमें बहुत कम मुश्किल से हाइड्रोजन H+ बाहर निकल पाएगा। ठीक है, ये क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे है ये आपका +I प्रभाव और +I प्रभाव, यानी ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, सबसे कम बाहर निकलने देगा, इसके बाद ये सबसे कम बाहर निकलने देगा, और इसके बाद ये। तो इसकी अम्लीय प्रबलता का जो क्रम होगा वो आपका हो जाएगा ये। क्लियर है, ध्यान दो, COOH ये -I प्रभाव है, इलेक्ट्रॉनों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करेगा, Cl से ज़्यादा आकर्षित करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा -I प्रभाव दर्शाता है Cl की तुलना में। इसके बाद Cl है, ये भी इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ऑक्सीजन से खींचेगा तो हाइड्रोजन से भी क्या करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो ये H+ आयन दे देंगे। सबसे अधिक आसानी से ये H+ आयन देगा, उसके बाद ये देगा, यहाँ पे कोई भी +I प्रभाव और -I प्रभाव नहीं है, तो ये इनके बाद ये +I प्रभाव देगा, +H इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। और यहाँ पे देखो CH3 है, यानी इलेक्ट्रॉन +I प्रभाव दर्शा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, दबाव दे रहा है, इलेक्ट्रॉनों को आगे की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे दबाव बनाएगा, ऑक्सीजन पे दबाव बनाएगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा था, पहले खींच रहा था, लेकिन जैसे ही दबाव बना तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन को वापस से इलेक्ट्रॉन दिए। और इसके बाद OCH3 होता है, वो इससे अधिक दबाव लगाता है, OCH3 ज़्यादा दबाव लगाता है इसकी तुलना में, तो यहाँ पे ज़्यादा दबाव लगाएगा, तो यहाँ पे H+ आयन है वो कम बाहर निकलेंगे। और OH होता है, वो इन दोनों की तुलना में सबसे अधिक दबाव लगाता है, ज़्यादा दबाव लगाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा था, तो OH है, ज़्यादा दबाव लगा रहा है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को इतना नहीं खींच पाएगा, और इलेक्ट्रॉनों को नहीं खींच पाएगा तो H+ आयन बहुत कम बाहर निकलेंगे, यानी सबसे अधिक H+ आयन इसमें से बाहर निकलेंगे, इसके बाद इसमें से, इसके बाद इसमें से, इसके बाद इसमें से, इसके बाद OCH3 वाले में से, और इसके बाद OH वाले में से। क्लियर है, ये आपकी थे क्रियाशीलता की, एरोमेटिक यौगिकों की क्रियाशीलता यानी अम्लीय प्रबलता। ये हो गया आपके कंप्लीट। आगे बात करते हैं हम कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।